सुप्रभात। मैं डॉक्टर अनीता जैन राजकीय महाविद्यालय सिरोही में समाजशास्त्र विभाग में सह आचार्य पद पर कार्यरत हूँ। राजकीय महाविद्यालय सिरोही मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से संबद्ध है। मैं आपको BA तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक विचारकों के दृष्टिकोण के बारे में, उनके यूनिट 3 इमाइल दुर्खिम की जो श्रम विभाजन का सिद्धांत है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैंने पिछले व्याख्यानों में आपको श्रम विभाजन क्या है और उसके अंतर्गत सावयवी एकता और यांत्रिक एकता की बात की थी। हमने दोनों पॉइंट्स को अलग अलग रूप में समझा था। अब हम इन दोनों के रूप में हम देखेंगे कि इनमें क्या क्या अंतर पाए जाते हैं और ये किस तरह से संबंधित हैं। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक एकता सामाजिक जीवन का आधार है। यह एक नैतिक और गतिशील तथ्य है। आदिम समाजों में जहाँ पूर्ण समानता पाई जाती है और सामूहिक चेतना बलवती होती है, सामूहिक भावनाओं के प्रति लोगों में गहरी आस्था होती है, वहाँ यांत्रिक एकता पाई जाती है। दूसरी ओर आधुनिक समाजों में श्रम विभाजन और विशेषीकरण के कारण व्यक्तियों में एक दूसरे पर निर्भरता पाई जाती है, जो शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पाए जाने वाली निर्भरता के समान ही है। इसे दुर्खिम सावयवी एकता कहते हैं। विशुद्ध रूप से कोई भी समाज न तो यांत्रिक होता है और न ही सावयवी। दोनों प्रकार के समाजों में सुदृढ़ता तो पाई जाती है, किंतु सुदृढ़ता की प्रकृति में अंतर होता है। दोनों ही समाजों में कुछ समानताएं हैं, जैसे दोनों प्रकार के समाजों में समूह की भावना को सर्वोपरि माना जाता है। कानूनों के प्रकारों का अंतर होते भी समाज ही शक्तिशाली रहता है। दोनों में सुदृढ़ता समान रूप से पाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी इन दोनों में कई अंतर भी हैं, और वह अंतर क्या क्या है उसे हम देखेंगे। यांत्रिक एकता व्यक्ति को बिना किसी मध्यस्थ के समाज से सीधे जोड़ देती है, जबकि सावयवी एकता में सदस्यों की पारस्परिक निर्भरता उन्हें समाज से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ती है। यांत्रिक एकता समाज में सामूहिक रूप को प्रकट करती है, अर्थात समाज में कुछ ऐसी भावनाएं और विश्वास पाए जाते हैं जिन्हें समाज के सभी सदस्य समान रूप से स्वीकार करते हैं। सावयवी एकता में कार्यों की भिन्नता और विशेषीकरण पाया जाता है, जो पारस्परिक संबंधों की एक निश्चित व्यवस्था को जन्म देते हैं। यांत्रिक एकता का आधार समाज में व्याप्त समानता है, तो सावयवी एकता का आधार भिन्नता और विशिष्टता है। अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यांत्रिक एकता समानता पर आधारित है, तो सावयवी एकता श्रम विभाजन पर। यांत्रिक एकता की अभिव्यक्ति दमनकारी कानूनों में होती है, जबकि सावयवी एकता की प्रतिकारी कानूनों में। प्राचीन समाजों में जहाँ दमनकारी कानून व्यवस्था देखने को मिलती है, वहाँ यांत्रिक एकता की प्रधानता पाई जाती है। इसके विपरीत जैसे जैसे समाजों का विकास होता है, वैसे वैसे दमनकारी कानूनों का स्थान प्रतिकारी कानून लेने लगते हैं। ऐसे समाजों में सावयवी एकता पाई जाती है। यांत्रिक एकता सामूहिकता पर बल देती है, तो सावयवी एकता व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भिन्नता पर। यांत्रिक एकता की शक्ति सामूहिक चेतना में पाई जाती है, जबकि
सावयवी की उत्पत्ति कार्यात्मक भिन्नता पर निर्भर है। सामूहिक चेतना की शक्ति का ह्रास होने पर सावयवी एकता में वृद्धि होती है। इस प्रकार सामूहिक चेतना और सावयवी एकता परस्पर विरोधी दिशाओं में गमन करते हैं। सावयवी समाज की सुदृढ़ता सामूहिक प्रतिनिधान पर बनी रहती है। यांत्रिक एकता व्यक्ति और समाज के बीच प्रत्यक्ष एवं सीधा संबंध स्थापित करती है। व्यक्ति अपने विचारों एवं कार्यों में समाज को ध्यान में रखता है। सावयवी एकता में व्यक्ति और समाज में सीधा संबंध नहीं वरन अप्रत्यक्ष संबंध होता है। विशिष्ट कार्यों के लिए वह अन्य व्यक्तियों पर निर्भर होता है। यांत्रिक एकता व्यक्तित्व के विकास में बाधक और उसके प्रतिकूल है। इस प्रकार की एकता वाले समाजों में सामान्य भावनाओं एवं प्रवृत्तियों का प्रभुत्व पाया जाता है। यहाँ व्यक्तिगत विशेषताओं और मौलिकता का विकास नहीं हो पाता। व्यक्ति पर समूह छाया रहता है और व्यक्तिगता शून्य हो जाती है। तो दूसरी ओर हम सावयवी एकता की बात करें, जहाँ पर व्यक्ति के विकास के पूर्ण अवसर प्रदान करती है और यह समूह व्यक्ति के व्यक्तित्व को निगलता नहीं है। दुर्किम ने बताया है कि ऐसे समाजों में प्रत्येक व्यक्ति का अपना कार्य क्षेत्र होता है जो उसके लिए विशिष्ट है। वह अपनी रुचि के अनुरूप अपने उस कार्य क्षेत्र का चयन करता है। उसमें किसी भी जाति का अपना प्रभाव नहीं आता है। अपनी योग्यता के अनुसार वह विशिष्टताओं को ग्रहण करता है और उससे उसका व्यक्तित्व निखरता है। दुर्किम यांत्रिक एकता की तुलना निर्जीव और अचेतन वस्तुओं से करते हैं। निर्जीव वस्तु का निर्माण करने वाले तत्व परस्पर एकाकार एवं घुले मिले होते हैं। उनकी अपनी कोई पृथक क्रिया नहीं होती वरन सभी साथ ही हिलते डुलते हैं। ऐसी स्थिति यांत्रिक एकता वाले समाजों में होती है। सावयवी एकता की तुलना शरीर से की गई है और प्रत्येक अंग की अपनी विशिष्ट रचना है। प्रत्येक अंग का अपना एक अलग कार्य है और उस तरह से वह स्वतंत्रतापूर्वक और विशिष्ट कार्य करते हुए संपूर्ण शरीर को चलायमान रखते हैं। लेकिन अलग अलग कार्य करते हुए भी वे संपूर्ण शरीर के साथ जुड़े हुए रहते हैं। उससे पृथक उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। उन शारीरिक अंगों के बीच में एक एकता पाई जाती है। उसी तरह से समाज में भी विभिन्न कार्यों को कर विशिष्टीकरण का कार्य विशेषीकरण का कार्य होते हुए भी श्रम विभाजन की व्यवस्था के द्वारा इनमें एक एकता पाई जाती है। उसी को सावयवी एकता के रूप में देखा गया है। यांत्रिक एकता में जीवन से संबंधित अनेक प्रकार की सामूहिक भावनाओं का प्रचलन पाया जाता है जो समूह जीवन का आधार होती है। सावयवी एकता में भावनाओं के स्थान पर नियमों को अधिक महत्व दिया जाता है। यांत्रिक एकता में अपराध के स्वरूपों की संख्या अधिक होती है। परिवार, यौन जीवन, धर्म, राष्ट्र, सामूहिक जीवन, सामूहिक चेतना आदि व्यक्ति से एक निश्चित प्रकार का आचरण करने की अपेक्षा करते हैं। व्यक्ति की एक छोटी सी भूल भी अपराध की श्रेणी में आ जाती है। सावयवी एकता में अपराध के प्रकारों की संख्या कम हो जाती है। परिवार और विवाह से संबंधित कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना होता है। धार्मिक जीवन से संबंधित अपराध तो लगभग समाप्त हो ही जाते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट है यांत्रिक एकता का संबंध खंडात्मक सामाजिक संरचना से है, जिसमें प्रत्येक अंग समान प्रकार की सामाजिक क्रियाओं को दोहराता है, जबकि सावयवी एकता में संगठित संरचना पाई जाती है। विशिष्ट कार्यों को करने वाले विशिष्ट समूह होते हैं जो परस्पर
निर्भर होते हैं। नेक्स्ट, यांत्रिक एकता में धर्म की प्रधानता पाई जाती है। समाज और मानव की सभी क्रियाओं का नियंत्रण, निर्देशन और नियमन धर्म के द्वारा होता है। शारीरिक एकता में धर्म का प्रभाव घट जाता है और इसका विशेषीकरण हो जाता है। यांत्रिक एकता प्राचीन, सरल और आदिम समाजों में पाई जाती है, जहाँ समाज में समानता और सामूहिकता का साम्राज्य होता है। शारीरिक एकता आधुनिक समाजों का लक्षण है, जिनमें श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण की बहुलता पाई जाती है। यांत्रिक समाज में भेदभाव नहीं होता, जबकि शारीरिक समाज में पर्याप्त विभेदीकरण पाया जाता है। कार्य की विशिष्टता एवं दक्षता विभेदीकरण को जन्म देती है। यांत्रिक समाज की सुदृढ़ता नैतिकता पर आधारित होती है। लोग परंपरा के अनुसार अपने दायित्व निर्वाह की भावना से प्रेरित होकर कार्य करते हैं, और जबकि शारीरिक समाज की सुदृढ़ता समझौते या संविदा पर आधारित होती है। समझौते का पालन करना कानूनी दायित्व होता है। यांत्रिक एकता वाले समाजों में श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण का अभाव पाया जाता है, जबकि शारीरिक समाज में इन दोनों की ही बहुलताएं पाई जाती हैं। दुर्किम का मत है कि शारीरिक एकता संविदात्मक संबंधों को जन्म देती है। श्रम विभाजन में लोग अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। समझौते के आधार पर ही वे एक दूसरे का सहयोग देते हैं एवं सेवाएं प्राप्त करते हैं। दुर्किम ने सामाजिक विकास का संबंध भी श्रम विभाजन और सामाजिक एकता से जोड़ा है। प्रारंभ में समाज यांत्रिक एकता पर निर्भर था, जिसमें श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण नहीं था। दमनकारी कानून प्रचलित थे, सामूहिक चेतना प्रबल थी, समूह समानता की प्रधानता थी। धीरे धीरे समाज में सदस्यों की संख्या और आवश्यकताओं में वृद्धि हुई, तो श्रम विभाजन और विशेषीकरण पनपा। व्यक्तिगत भिन्नताएं बढ़ी, प्रतिकारी कानून बने, सामूहिकता का ह्रास हुआ और व्यक्तिगतता में वृद्धि हुई। समानता का स्थान विभिन्नता ने ले लिया और ऐसे समाजों में शारीरिक एकता पाई जाती है। इस प्रकार समाज के विकास के दौरान यांत्रिक एकता और धर्म का प्रभाव क्रमशः घटता जाता है और सामाजिक संरचना की जटिलता में वृद्धि होती है। दुर्किम यह भी स्वीकार नहीं करते कि श्रम विभाजन के कारण मानव के सुख दुख में वृद्धि होती है, या सुख वृद्धि की इच्छा ही श्रम विभाजन को जन्म देती है। श्रम विभाजन एक सामाजिक तथ्य है और सुख की इच्छा एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, जिसका विश्लेषण मनोविज्ञान का कार्य है, समाजशास्त्र का नहीं। इस तरह से दुर्किम ने अपनी एकता को बताया और इसमें श्रम विभाजन की चर्चा को समझाया। अब हम अगले व्याख्यान में श्रम विभाजन के कारणों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।